हेलो एवरीवन। स्टडी ऑफ कंपाउंड चैप्टर से अक्सर एक क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आता है, जो बच्चे हम लोग से काफ़ी पूछते हैं कि सर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में तो बहुत लंबा है, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। एज पर काउंसिल सिलेबस इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में ओनली बैलेंस्ड इक्वेशंस आर इन योर सिलेबस। बच्चा बड़ा खुश, अरे वाह सर बैलेंस इक्वेशन, तो इक्वेशन पढ़ लेंगे। लेकिन एक चीज वहां पर वो ध्यान नहीं देता है कि काउंसिल के सिलेबस में भी ये चीज लिखा हुआ है कि बैलेंस्ड इक्वेशन विद ऑल कंडीशंस, पहली चीज। दूसरी चीज एंड रिलेटेड क्वेश्चन। तो रिलेटेड क्वेश्चन में जो उन इक्वेशन पर क्वेश्चन बनते हैं वो पूछे जाते हैं बेसिकली, या जो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं उन इक्वेशन से, जो आपकी प्रिपरेशन में काम आती हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं उन्हीं सारे क्वेश्चंस के साथ कि हम एक नज़र में तीनों इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, भाई इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन आपकी अमोनिया में है, HNO3 में है और सल्फ्यूरिक एसिड में है। HCl में इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन नहीं है, क्योंकि बीइंग हाईली सॉल्युबल इन वाटर उसको आप जितना चाहो पानी में डिसॉल्व कर दो और ढेर सारा HCl एसिड बना लो। तो वो एक तरह से देखा जाए जो फनल अरेंजमेंट है वो हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए ही करते हैं, लेकिन वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, एक क्विक रिव्यू करते हैं हम वेरियस इंडस्ट्रियल प्रिपरेशंस का, जिनमें हम आपको बताते जाएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पर बेस्ड इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड्स। अब कंपाउंड्स में आपका पहला तो आता है, सबसे पहला आता है अमोनिया। हम जरा अमोनिया की बात करें, हालांकि इस पर बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, बस आपको इसकी बैलेंस इक्वेशन ध्यान रखनी है, क्योंकि उसमें अक्सर बहुत सारी कंडीशंस हैं। एक भी कंडीशंस आप मिस करोगे आपका मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। अक्सर हम लोग देखते हैं कि बच्चा एक्सोथर्मिक साइन नहीं लगाता है अमोनिया के इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में। तो सबसे पहले तो हम यहां पर बात करेंगे कि इसके प्रोसेस का नाम क्या होता है, जिसको प्रोसेस के नाम में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस अभी बेस्ड क्वेश्चन बताएंगे, कोई क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, हम बताते जाएंगे, आप केवल ध्यान से देखिएगा। जो वैसे क्वेश्चन है अलग से हटके उन पर हम फोकस करेंगे। फिर आ गई आपकी इक्वेशन। तो अगर हम यहां पर इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन में क्या होता है आपका N2 प्लस 3H2। अब आप ध्यान देना, यहां से सारी कंडीशंस मस्ट हैं। ये हुआ आपका 2NH3 प्लस हीट का साइन। अब यहां पर आपका आयरन ऑब्लिक मॉलिब्डेनम, टेम्परेचर 450 डिग्री सेंटीग्रेड टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रेशर होता है 200 टू 900 एटमॉस्फेयर। तो ये छोटी सी इक्वेशन है। होता क्या है कि यहां पर ये आपके लिए ज्यादा आसान है। बच्चा यहां क्या करता है, याद करता है कैटलिस्ट यूज, प्रमोटर यूज, टेम्परेचर, प्रेशर, नो डाउट उससे आसान होता है। लेकिन अक्सर कंफ्यूजन में हम लोग देखते हैं कि कैटलिस्ट यूज में बच्चा मॉलिब्डेनम लिखता है, तो ये जो कि गलत है। इसीलिए हम आपको उन सारी कॉमन मिस्टेक के साथ ये चीज बता रहे हैं। आपको कैटलिस्ट में आयरन लिखना है, आप फाइनली डिवाइडेड आयरन ना भी लिखो, केवल आयरन लिख दो, आपका सही है। और प्रोमोटर में मॉलिब्डेनम लिखना है। तो यहां पर आपका आ गया कैटलिस्ट यूज्ड, कैटलिस्ट यूज्ड। तो ये तो हो गया आपका आयरन। अभी हम बता रहे हैं इस पे क्वेश्चन कैसे आता है। उसके बाद आता है आपका प्रमोटर यूज्ड, प्रमोटर यूज्ड। तो ये होता है आपका मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम। ये क्वेश्चन हो गया। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपका हेबर्स प्रोसेस में बैलेंस इक्वेशन केवल यही है। बच्चा कहता ठीक है। एक बार क्वेश्चन आ गया, क्योंकि बच्चों ने क्या किया, केवल इतना ही तैयार कर लिया कि अरे बैलेंस इक्वेशन है, इतना याद कर लेते हैं। एक बार क्वेश्चन आ गया कि हाउ वुड यू सेपरेट अनरिएक्टेड नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन फ्रॉम अमोनिया। अब बच्चों में हंगामा मच गया भाई कि अरे ये कैसे आ गया, ये तो इक्वेशन क्यों, इक्वेशन पर बेस्ड क्यों नहीं है। जब आपने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कंबाइन किया, अमोनिया बन गई, तो कुछ अनरिएक्टेड नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी तो यहां रही, तो कैसे हम मान लें कि वो चीज नहीं है।
यहां पर सिलेबस में है तो उन्होंने साइड में दे दिया है कि एंड बेस्ड क्वेश्चंस। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि टेक्निक्स used to separate unreacted nitrogen and hydrogen from ammonia। अब देखो यहां पर बेसिकली हम लोग दो टेक्निक्स का यूज करते हैं और उनके रीजन पूछे जाते हैं। पहली चीज तो हो गई कि हम कर देंगे इसका लिक्विफैक्शन, जितना भी हमको ये अमोनिया मिलेगी जिसमें अनरिएक्टेड नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है उसका हम लिक्विफैक्शन कर देंगे। क्यों करते हैं उसका रीजन अभी हम बता रहे हैं। और दूसरी चीज होती है डिसॉल्विंग इन वाटर। बस यही क्वेश्चन है जो गड़बड़ करता है, डिसॉल्विंग, बच्चा इस पर ध्यान नहीं देता है। अब अगर हम आपसे कहें कि इस पर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में इंडिविजुअल पूछा जा चुका है कि राइट 2 टेक्निक्स टू सेपरेट अनरिएक्टेड नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन फ्रॉम अमोनिया, पार्ट 1, पार्ट 2 में गिव रीजन फॉर पार्ट 1, यानी कि व्हाई लिक्विफैक्शन इज यूज्ड या व्हाई डिसॉल्विंग इन वाटर इज यूज्ड। तो लिक्विफैक्शन इज यूज्ड, इसके लिए आप क्या लिखोगे यहां पर कि बिकॉज अमोनिया गैस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, अब देखो हमने आपको कितनी बार ये चीज बोली है कि जब भी आप अमोनिया या HCl की सॉल्युबिलिटी के लिए बात करोगे आप हाईली सॉल्युबल टर्म लगाओगे। तो अमोनिया इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर बट नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर। तो अब आपने क्या किया, आपने देखा कि आपको अमोनिया का, हाइड्रोजन का और नाइट्रोजन का मिक्सचर मिला, आपने उसको वाटर में डिसॉल्व करा दिया तो अमोनिया तो घुल जाएगी, लेकिन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, नहीं घुलेंगे, तो उससे क्या होगा आपका ये सेपरेशन हो गया। अब नेक्स्ट आता है डिसॉल्विंग, सॉरी, ये है आपका इसका आंसर, डिसॉल्विंग इन वाटर। अब लिक्विफैक्शन के लिए क्या होता है, यहां पर गलती नहीं करते हैं, इसको एरो से नहीं करते हैं क्योंकि भाई एग्जाम का टाइम है तो बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो टेक्निक 1 क्या हो गई आपकी, डिसॉल्विंग इन वाटर। तो वाटर में आप डिसॉल्व करोगे, अमोनिया हाईली सॉल्युबल इन वाटर है, वाटर में डिसॉल्व हो गई, NH4OH बन गया, बाद में उससे आप अमोनिया निकाल सकते हो, लेकिन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल होते हैं। सेकेंड टेक्निक हम लोगों ने देखी थी कि लिक्विफैक्शन। अब इस लिक्विफैक्शन में यही चीज होती है कि अमोनिया गैस कैन इजीली बी लिक्विफाई बट नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर डिफिकल्ट टू लिक्विफाई, इनको लिक्विफाई करना बहुत मुश्किल होता है। तो हम इसको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर लेंगे, बाद में गैसेस तो बनी जाएगी और ये हमारे दोनों सेपरेट हो जाएंगे। तो यहां पर क्या हुआ, इसका भी सेम। तो ये आपका पूरा 4 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार हो गया। बिकॉज अमोनिया गैस कैन easily be liquefied but nitrogen and hydrogen are difficult to liquefy। तो ये एक छोटा, आपने कहा कि अरे वाह सर ये तो हो गया हमारा। अब हम आते हैं इन पर बेस्ड क्वेश्चन का। तो एक क्वेश्चन तो हमने आपको ये बता दिया, कैटलिस्ट यूज्ड, ये n नंबर ऑफ टाइम्स पूछा गया आपका क्वेश्चन है। ध्यान रखना है कैटलिस्ट आयरन होता है, प्रमोटर मॉलिब्डेनम होता है, इसीलिए हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। फिर हम टेक्निक यूज करेंगे, जब हम अमोनिया बनाएंगे तो यहां कुछ अनरिएक्टेड नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बचेगी, जिनको सेपरेट करने के लिए हम पूरे मिक्सचर को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, क्योंकि अमोनिया गैस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर बट नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल। सेकेंड टेक्निक हम लिक्विफैक्शन यूज करेंगे, बिकॉज अमोनिया गैस कैन इजीली बी लिक्विफाइड बट नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर डिफिकल्ट टू लिक्विफाई। अब यहां पर आप देखोगे, मतलब आप क्या, हमने देखा है कि इस पर एक टेबुलर क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का। आप देखना आपकी बुक में पीछे भी दिया, 10 ईयर में देखो आप, वहां भी दिए हुए हैं सारे ये क्वेश्चन इस टाइप से। और ये स्टडी ऑफ कंपाउंड में हर एक से पूछा गया है।
ये आपकी 3 कॉलम की या 4 कॉलम की एक टेबल बनी होगी और यहां पर आपको देंगे अलग अलग, टोटल जो भी टेबल होगी बेस्ड आपकी सिर्फ इतने पर ही होगी। तो यहां पर उन्होंने आपको दिया प्रोसेस, यहां पर दिया आपका कैटलिस्ट। अब देखो इंडिविजुअल ना पूछ के यहां ऐसे पूछ लिया और यहां पूछ लिया आपकी कैटलाइज्ड इक्वेशन और यहां पर आपसे कहा प्रोडक्ट। अब उन्होंने आपको दे दिया यहां पर अमोनिया और यहां पर 1, यहां 2, यहां 3। अब लो आप आराम से देखो, वही चीज आ गई नहीं आ गई, बस आपको केवल इतना याद करना है। ये भी आपका एक बेस्ड क्वेश्चन का एक पार्ट हुआ। अब एक क्वेश्चन आता है जिसमें हम लोग देखते हैं कि मतलब अराउंड 80% बच्चों का वो गलत होता है इतने पर ही बेस्ड। वो क्वेश्चन क्या है, हम उस क्वेश्चन को पूरा रेड से लिख रहे हैं अलोंग विद आंसर, ताकि आपको ये चीज ध्यान रहे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया गैस, कई सारे पार्ट में आ जाएगा कि नेम द प्रोसेस, कैटलिस्ट यूज, बैलेंस इक्वेशन, और फिर वो आपसे पूछते हैं कि रेशियो ऑफ रिएक्टेंट, रेशियो ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा ऑनेस्टली बताइएगा कितने लोगों के दिमाग में आया 1:3? काफी लोगों के दिमाग में। हमने कहा ना ऑलमोस्ट जो है ये सारे बच्चों का गलत होता है। होता क्या है कि आपने लिखा 1:3, ठीक है, यहां तो हम ये इक्वेशन ऐसे लिखी हुई थी, आपने कहा कि 1:3, तो हमने कहा चलो भाई ठीक है। ठीक तभी भी नहीं है, मान लो किसी बच्चे ने ये इक्वेशन लिख दी, तो भाई इक्वेशन तो गलत नहीं है, इक्वेशन गलत नहीं है, बाकी सारी कंडीशन भी लिखी हुई है। तो यहां तो रेशियो आपका 3:1 हो गया। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब रेशियो ऑफ, बहुत ध्यान रखिएगा, हम नहीं चाहते कि उन 75% में आप लोग शामिल हो। रेशियो ऑफ रिएक्टेंट में आपको क्या करना है कि जो भी आपके रिएक्टेंट है उनका आप नाम लिखोगे कि वो किस रेशियो में है अलोंग विद वॉल्यूम, बिकॉज दे बोथ आर गैसेस। तो यहां पर रेशियो ऑफ रिएक्टेंट आपका होता है, हमने कहा था इसको रेड से लिखेंगे, रेशियो ऑफ रिएक्टेंट इसका होता है 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। बेटा ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिमेंबर, मतलब इसको आपको ध्यान रखना है। फालतू का पता चला एक नंबर कट गया, 79 आ गए, और इस बेवकूफी वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सब कुछ आते हुए एक नंबर कट गया फालतू का। तो ये कुछ बेस्ड क्वेश्चन थे हम लोग के हेबर्स प्रोसेस पर। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, इन वाले टाइप के क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन आपके हर एक, चाहे वो HCl हो, चाहे वो अमोनिया हो, चाहे वो नाइट्रिक एसिड हो, चाहे वो सल्फ्यूरिक एसिड हो, टेबुलर क्वेश्चन एक हर हाल में पूछा जाता है इस टाइप से, जिसमें आपका एक स्केलेटन वो बना हुआ होगा। और तो ये बात हो गई हम लोग की अमोनिया की। अब हम बात करते हैं सेकेंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस हम लोगों का नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड वैसे भी ऑलरेडी बहुत छोटा सा चैप्टर है और उसमें उतना कोई झंझट भी नहीं होता है कि कुछ क्यों यूज कर रहे हैं क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट। बस केवल ये होता है कि वहां पे 3 इक्वेशन होती है, तो वो आपको तीनों इक्वेशन याद रखनी है। तो अब हम बात करते हैं यहां पर नाइट्रिक एसिड की। नाइट्रिक एसिड, तो यहां भी आपका क्या है कि प्रोसेस यूज्ड। फिर आपकी नेक्स्ट आती है बैलेंस्ड इक्वेशन या इक्वेशंस। और एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि गिव बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर ओस्टवाल्ड प्रोसेस। तो यहां पर ये नहीं केवल एक इक्वेशन लिखनी है, बैलेंस इक्वेशंस फॉर, तो 3 मार्क्स में दिया हुआ था, तीनों इक्वेशन जानी है वहां पे। तो प्रोसेस यूज यहां पर होता है, वो भी हमने बोल ही दिया कि ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस। तो ये आपका ओस्टवाल्ड प्रोसेस हो गया। अब अगर हम बात करें इनकी बैलेंस्ड इक्वेशंस की, तो यहां पर आपने देखा होगा जब हमने मेन वीडियो में भी ये चीज बात करी थी, तो हम लोग वहां पर क्या करते हैं कि जो एसिड एनहाइड्राइड होते हैं उनको वाटर में डिसॉल्व करके एसिड बनाते हैं। जैसे NO2 इसका एसिड एनहाइड्राइड हुआ, वाटर में डिसॉल्व करेंगे।
HNO3 बन जाएगा। लेकिन फिर उससे पहले हम क्या करते हैं कि NO2 की इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन करते हैं, हम खुद ही बना लेंगे। NO2 के लिए हम क्या करेंगे, NO की प्रिपरेशन करेंगे। तो वो सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो यहां पर हम जो पहली इक्वेशन लेते हैं वो होती है NH3 plus O2 gives NO plus H2O, हीट का साइन। और ये आपका हुआ, हमने पहले भी आपसे कहा था, इसकी बैलेंसिंग याद रखिएगा 45 46। अब यहां पर बात करते हैं हम कि ये रिएक्शन जो है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है, प्लैटिनम, और टेम्परेचर आपका होता है 700 डिग्री सेंटीग्रेड टू 800 डिग्री सेंटीग्रेड। ये पहली इक्वेशन हो गई। अब हम पहले सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं, फिर इनके बेस्ड क्वेश्चन पे आते हैं। अब आप देखो, आपका NO बन गया, NO से आप NO2 बनाओगे, फिर NO2 से वाटर बनाओगे। तो अब आप यहां क्या हो गया, आपने लिखा NO plus O2 gives NO2। और इसमें ये तो बिल्कुल स्टेट इक्वेशन होती है, कहीं कोई टेम्परेचर है 50 डिग्री, आप उसको ऑप्शन होता है, कोई जरूरत नहीं है। यहां पर ये हो गया आपका। फिर थर्ड में क्या होता है, अब यहां थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि हम इस NO2 को वाटर में डिसॉल्व करेंगे। नॉर्मली फंडा यही होता है कि भाई NO2 को वाटर में, या कोई भी एसिड एनाहाइड्राइड है उसको वाटर में डिसॉल्व करो, रिस्पेक्टिव एसिड मिल जाएगा, ठीक। लेकिन यहां पर क्या होता है, इसमें भी और सल्फ्यूरिक एसिड में भी थोड़ी सी ध्यान रखिएगा, NO2 को वाटर में जब हम डिसॉल्व करते हैं तो हमको यहां पर HNO3 और HNO2 का मिक्सचर मिलता है। तभी से याद करो, हमने आपको बताया था कि ये NO2 इज कॉल्ड मिक्स्ड एसिड एनहाइड्राइड। इसका रीजन यही होता है कि व्हेन NO2 dissolves in water it gives mixture of HNO3 and HNO2, that's why it is called mixed acid anhydride। तो यहां पर क्या चीज होती है कि हमको चाहिए, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमको चाहिए HNO3, लेकिन हमको यहां HNO3 और HNO2 का मिक्सचर मिल रहा है। तो एक तरह से देखो ना, ये आपकी इंप्योरिटी हो गई। तो अब हम इसके लिए क्या करें, तो हम इसके लिए यहां पर क्या करते हैं कि इसमें थोड़ी सी ऑक्सीजन भी मिक्स कर देते हैं। तो ये ऑक्सीजन जाएगी, इस HNO2 को ऑक्सीडाइज करेगी, और हमारा क्या होगा, HNO3 बन जाएगा। ये आपका हो गया HNO3, और देखो हमको वॉल्यूम भी इसका ज्यादा मिल गया। तो ये हमारी तीनों इक्वेशन हो गई। अब आप सोच रहे होंगे सर ने इतनी जगह क्यों छोड़ी, क्योंकि ये जितनी भी इक्वेशंस हैं वो सारी की सारी किन्हीं न किन्हीं चेंबर्स पर, क्योंकि अब हमने कहा ना कि इन पर जो बेस क्वेश्चन आते हैं तो उनकी बात करें हम, यहां पर अक्सर आता है क्वेश्चन कि गिव बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर ओसवाल्ड प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन कैटालिटिक चेंबर। अब आपको इक्वेशन तो तीनों याद है, लेकिन वो चेंबर्स नहीं याद है, किस चेंबर में कौन सी इक्वेशन होगी, तो प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत आसान है याद करना। पहला चेंबर आप देखो, आपने क्या किया है कि पहली इक्वेशन आपने कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कराई है, तो पहला ये हमारा चेंबर कहलाता है कैटालिटिक चेंबर। ये कैटालिटिक चेंबर होता है। फिर उसके बाद आप देखो ना, NO का ऑक्सीडेशन करा रहे हो, तो ये हमारा होता है ऑक्सीडेशन चेंबर, ऑक्सीडेशन चेंबर। फिर यहां पे आपने क्या किया, NO2 को वाटर में डिसॉल्व करा है, तो ये आपका एब्जॉर्प्शन टावर कहलाता है या डिसोल्यूशन टैंक कहलाता है, एब्जॉर्प्शन टावर। तो आपको ये चीज यहां पर ध्यान रखनी है, क्योंकि ये हो सकता है कि भाई आपने सोचा अरे तीन इक्वेशन है सिलेबस में, तीनों याद कर ली जम के, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम यहां पर वही हुई, कैटालिटिक चेंबर पूछ लिया इन्होंने, बस। इसके अलावा इसमें और कोई क्वेश्चन नहीं आता है। एक क्वेश्चन इसका आपका वही वाला जो हमने बोला, टेबुलर बेस्ड, कुछ भी कह सकते हैं वो आपको। यहां उन्होंने प्रोसेस दे दिया, और प्रोसेस में दे दिया ओस्टवाल्ड प्रोसेस, जैसे पहले अमोनिया वाले में, और यहां प्रोडक्ट खाली पूछ लिया। यहां पे पूछ लिया कैटलाइज्ड इक्वेशन, तो आप पहली वाली इक्वेशन लिखोगे। यहां पे उन्होंने यूज किया कैटलिस्ट यूज, तो आप प्लैटिनम लिखोगे। टेम्परेचर कंडीशन जो भी है, टोटल ओवरऑल जो है ये सारी, सबसे छोटा चैप्टर है, और इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में सबसे कम क्वेश्चन जो है वो इसी पर बनते हैं। आते बहुत हैं इसी टाइप के छोटे छोटे। अब यहां पर एक हम लोगों ने बात करी थी मिक्स्ड एसिड एनहाइड्राइड की, क्योंकि ये भी जो है आपका प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर हम बात करते हैं मिक्स्ड एसिड एनहाइड्राइड, NO2 इज मिक्स्ड एसिड एनहाइड्राइड। तो यहां पे इसका आंसर क्या होगा कि बिकॉज व्हेन, इसको यहां इसलिए भी लिख दे रहे ताकि आप यहां गलती से NO2 खाली वाटर में डिसॉल्व मत कर देना,
because when NO2 dissolves in water it gives, अगर आपको ये वाला पॉइंट भी याद रहा तो यहां पे आप ध्यान रखोगे कि NO2 को वाटर के संग हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में डिसॉल्व कराएंगे, तब हमारा HNO3 बनेगा। इट गिव्स मिक्सचर ऑफ टू एसिड्स दैट इज नाइट्रिक एसिड, ये हम वैसे लिख दे रहे हैं, आप इसको वर्ड्स में लिख लीजिएगा, एंड नाइट्रस एसिड। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन हो गया इस पर, मतलब ओस्टवॉल्ड प्रोसेस पर। अब हम आते हैं आपके नेक्स्ट सल्फ्यूरिक एसिड पर, जिसका प्रोसेस का नाम होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। और सल्फ्यूरिक एसिड पर जो गिव रीजन वाला क्वेश्चन आता है उसमें एक सल्फ्यूरिक एसिड का बहुत इंपॉर्टेंट गिव रीजन इंडस्ट्रियल प्रोसेस से पूछा जाता है। तो यहां पर नेक्स्ट हम आते हैं थर्ड, सल्फ्यूरिक एसिड। भाई इस समय एग्जाम में सब कुछ एक संग पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस टाइप से छोटे छोटे टॉपिक्स डिवाइड कर लो। अभी हम एक वीडियो आपके पास लाएंगे जिसमें सारी लैब प्रिपरेशंस का एक एट अ ग्लांस आप देख सकते हो कि लैब प्रिपरेशन कैसे हम करेंगे और उन पर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक समरी हो जाएगी, तो आपका ये स्टडी ऑफ कंपाउंड तो समझ लो खत्म हो गया। भाई रिएक्शन तो आप लिख ही लोगे ऑटोमेटिकली अपने आप। तो अब हम यहां पर आते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। तो सबसे पहली चीज हो गई हमारा प्रोसेस। तो प्रोसेस तो यहां आपको मालूम ही है कि हम प्रोसेस यूज करते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस। बेटा एक चीज ध्यान रखना, इसमें अक्सर हम लोग देखते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के प्रोसेस में उल्टा नाम लिखा हुआ होता है। अब उसके बाद फिर से हम आते हैं इक्वेशंस या इक्वेशंस पर। तो यहां भी आप देखोगे कि पहली इक्वेशन होती है, 3 इक्वेशंस होती हैं इसमें भी, जिसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले S प्लस O2 से हम SO2 बनाएंगे, क्योंकि ये हमारा SO3 जो कि सल्फ्यूरिक एसिड का एसिड एनहाइड्राइड है उसका लोअर ऑक्साइड है। तो पहले हम लोअर ऑक्साइड फॉर्म करेंगे, फिर हायर ऑक्साइड फॉर्म करेंगे, फिर वाटर में डिसॉल्व करके उसका एसिड बना लेंगे। तो S प्लस O2 गिव्स SO2। दूसरी रिएक्शन यहां पर होती है जो आपको ध्यान रखनी है, वो क्या होती है कि FeS2 प्लस O2 गिव्स SO2 प्लस Fe3O4। Fe3O4 ये हो गई। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है, हमारा मेन पर्पस है, ये इक्वेशन आप देखोगे हमने वहां पर भी दी है आपको कैल्शियम रोस्टिंग में। यहां पर इसकी बैलेंसिंग हम लोग करते हैं 11 से, और यहां पर ये Fe2O3 होता है, 2O3। यहां पर इसको हम 2 करते हैं, और यहां थोड़ी बैलेंसिंग लंबी है तो इसको आप यूं ही याद कर लीजिएगा। लेकिन नॉर्मली जब आता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस की बैलेंस इक्वेशन लिखिए तो ये छोटी वाली इक्वेशन आसान होती है, ये लिखिएगा, इसमें अक्सर बच्चा बैलेंसिंग में गड़बड़ कर देता है। तो पहली इक्वेशन हमारी हो गई जहां हमने क्या किया, SO2 का प्रोडक्शन कर लिया, फिर SO2 को हमने वाटर में डिसॉल्व किया। अब यहां बहुत ध्यान रखिएगा आप, ये भी आपकी सिमिलर वैसे ही इक्वेशन है, 2SO3 प्लस एक्सोथर्मिक साइन, यहां पे हम लेते हैं वेनेडियम पेंटॉक्साइड, और टेम्परेचर वही हमारा होता है जो हमने अमोनिया में याद किया था, केवल टेम्परेचर सेम होता है, वही याद रखिएगा। और प्रेशर यहां होता है बहुत नॉमिनल, 1 से 2 एटमॉस्फेयर तक। अब थर्ड केस में हम आते हैं कि SO3 की रिएक्शन। अब भाई देखो ये हायर ऑक्साइड बन गया आपका, यानी कि एसिड एनहाइड्रेट बन गया। बच्चे के दिमाग में होता है नॉर्मली कि हम इसको वाटर से रिएक्शन करा देंगे, लेकिन यहां पर हम वाटर से रिएक्शन ना करा के, अगर आपको पुराना याद हो तो आप देखो इसकी रिएक्शन हम कराते हैं कॉन्क H2SO4 से, जिसमें हमको H2S2O7 मिलता है। फिर इस H2S2O7 को हम रिएक्ट कराते हैं वाटर के संग, तो हमको 2 वॉल्यूम सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाता है। अब आप देखो ध्यान से, फिर से आप सोचो हमने ये जगह क्यों छोड़ी, क्योंकि हमको आपको उन चेंबर्स के नाम बताने हैं। तो आप देखो यहाँ पे हम सल्फर को बर्न कर रहे हैं, भाई ऑक्सीजन से हम रिएक्शन करा रहे हैं मतलब उसकी बर्निंग कर रहे हैं। सल्फर का ही एक अदर नाम होता है पायराइट, तो ये आयरन पायराइट हुआ या ये पायराइट हुआ। तो पहला जो है हमारा प्रोसेस होता है पायराइट बर्नर।
पायराइट बर्नर। फिर उसके बाद हमने यहां पर क्या किया, सॉरी SO2 प्लस O2। अब हमने यहां क्या किया, हमने यहां पे SO2 का ऑक्सीडेशन किया, तो ये कहलाता है आपका ऑक्सीडेशन चेंबर, ऑक्सीडेशन चेंबर। और ये वैसे ही यहां पे हम डिसॉल्व करा रहे हैं, तो ये होता है आपका डिसोल्यूशन टैंक या एब्जॉर्प्शन टावर। तो ये हो गए हमारे इनकी इक्वेशंस। अब बात हम करते हैं इन पर बेस्ड क्वेश्चंस की। तो आप ध्यान से देखो भाई, अगर आपको ये पूरा याद है तो हाँ, ये थोड़ा सा अलग सी चीज है, इसको अभी हम आपको बताएंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको ये पूरा एज इट इज यूं ही याद करना है। और उसमें जब आप याद करोगे तो यहां पे आप ध्यान रखना कि ये जो कंपाउंड बना H2H2O7, ये होता है ओलियम, जिसका केमिकल नेम होता है आपका पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। अब इतना डिटेल में हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आप जब याद करो तो आप ये पूरा इतना याद कर लो, सारे क्वेश्चन कर लोगे, एक्सेप्ट वो रीजनिंग वाला क्वेश्चन छोड़ के जो अभी हम बताएंगे आपको। केमिकल नेम होता है आपका पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। ये क्वेश्चन कई बार पूछी गई है। अब देखो आप, अगर हम इनके बेस्ड क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे पहला जो इन पर बेस्ड क्वेश्चन में जो बहुत ही, क्योंकि भैया नॉर्मली हम लोग देखते हैं कैटलिस्ट क्या होता है, या तो आयरन यूज करते हैं, प्लैटिनम यूज करते हैं, लेकिन यहां पर आप देखो कैटलिस्ट थोड़ा डिफरेंट यूज हुआ है, दैट इज वेनेडियम पेंटॉक्साइड। तो यहां पर बेस्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बेस्ड क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपका जो अलग से आता है वो है आपका कैटलिस्ट यूज्ड। तो आपने क्या लिखा, वेनेडियम पेंटॉक्साइड। अब देखो वहां पर ये पूछ रहे हैं आपसे वाई, तो ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन जो है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन से कहीं अलग हट के आ गया। वेनेडियम पेंटॉक्साइड, अभी हमने आपसे क्या कहा कि नॉर्मली हम लोग कैटलिस्ट यूज करते हैं प्लैटिनम या निकल, बस यहां हमने क्या किया, वेनेडियम पेंटॉक्साइड। तो कैटलिस्ट में एक्चुअल में ये होता है कि धीरे धीरे करके उन कैटलिस्ट की एफिशिएंसी खत्म हो जाती है, मतलब वो किसी ना किसी इंप्योरिटी से पॉइजनड हो जाते हैं। लेकिन जो वेनेडियम पेंटॉक्साइड होता है इट इज लेस इजिली पॉइजनड बाय इंप्योरिटीज। भाई हम यहां पर सल्फर इंडस्ट्रियल प्रोसेस कर रहे हैं, सब कुछ सस्ता मद्दा लेंगे, कॉमर्शियली खरीदेंगे, तो मे बी पॉसिबल कुछ इंप्योरिटीज हो उसमें, तो वो इंप्योरिटीज कैटलिस्ट को क्या कर सकती हैं, वो इंप्योरिटीज कैटलिस्ट को पॉइजन कर सकती हैं। लेकिन नो डाउट ये भी होता है बट इट इज लेस इजिली पॉइजनड। भाई कोई चीज भी पूरा तो चलती नहीं है हमेशा लाइफ टाइम, कभी ना कभी खत्म होती है, लेकिन ये थोड़ा स्लोली जो है आपका। तो यहां पर क्या हुआ कि बिकॉज वेनेडियम पेंटॉक्साइड इज लेस इजिली poisoned by catalyst, sorry, poisoned by impurities। तो ये हो गया हम लोग का कि ये बहुत ही लेस पॉइजन होता है विद द हेल्प ऑफ दिस इंप्योरिटीज। तो अब देखो ये इस पर एक बेस क्वेश्चन आ गया, कैटलिस्ट यूज भी आपका हो गया। ये जो बॉक्स वाला क्वेश्चन हमने बताया था, 3 बॉक्स बन के आते हैं, उनमें भी कैटलिस्ट पूछा जाता है, लेकिन उसमें रीजन नहीं पूछे जाते, छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब कैटलाइज्ड इक्वेशन में आपको यही लिखनी है, जहां पर किस तीनों प्रोसेस में अगर कैटलाइज्ड इक्वेशन आती है तो आप सारी इक्वेशन ना लिखे केवल वही इक्वेशन लिखोगे जिसमें आपने कैटलिस्ट यूज किया है। जैसे कि इससे पहले अभी हम लोगों ने देखा था उसमें HNO3 में, तो जहां पे कैटलिस्ट यूज किया था पहले वाले पोर्शन में NH3+O2 वाले में, वो इक्वेशन लिखोगे, इसमें ये वाली इक्वेशन लिखोगे। ये भी एक छोटी सी कॉमन मिस्टेक ऑब्जर्व होती है। अब यहां पर इस पर तो आप समझ लो कि ढेरों क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए हमने क्या किया कि यहां पर ये आपका पूरा आपसे बोला कि आप यूं ही याद कर लेना। इसमें 2 नंबर में एक कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि नेम द कंपाउंड फॉर्म व्हेन सल्फर ट्राइऑक्साइड डिसॉल्व्स इन कॉन्क H2SO4। आप वहां पर नाम लिखोगे ओलियम, क्योंकि आप सेकेंड पार्ट देखोगे वहां पर दिया होता है राइट द केमिकल नेम ऑफ कंपाउंड फॉर्म।
तो अगर आपने पहले वाले में ही पायरोसल्फ्यूरिक एसिड लिख दिया तो फिर दूसरे वाले के लिए कुछ बचेगा नहीं। तो इसका कॉमन नेम आपका ओलियम होता है और केमिकल नेम होता है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। तो ये 2 नंबर का एक क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, गिव बैलेंस्ड इक्वेशन। बहुत ध्यान से सुनिएगा, गिव बैलेंस्ड इक्वेशन, अक्सर इसमें भी नंबर जाते हैं तुरंत और होता है क्वेश्चन 1 नंबर का ही। गिव बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड फ्रॉम सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो आप ये मत सोचना कि अरे साइड में 1 नंबर दिया हुआ है, चलो लिखते हैं SO3 + H2O gives H2SO4। नहीं, क्योंकि वो अभी हम रीजनिंग बताएंगे, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि जब यहां पर क्वेश्चन आएगा आपका कि इक्वेशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ H2SO4 फ्रॉम SO3, तो आपको क्या करना है, आप करोगे SO3, चलो अभी इसको जो इसमें याद रखने वाली चीज है वो भी रेड से लिखते हैं, SO3 + H2SO4। और बेटा एक चीज और ध्यान रखना है, इसके नीचे कॉन्क नहीं लगाओगे तब भी नंबर कट जाएंगे। तो आपका यहां पर बना H2S2O7, फिर आप इस H2S2O7 को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो आपको 2H2SO4 मिलेगा। तब ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। इक्वेशन में ये आता है कि फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड फ्रॉम SO3, तो यहां पर भी आपको ये चीज रखनी है दिमाग में, क्योंकि भैया अब एग्जाम का टाइम है तो जितनी चीजें दिमाग में रहेंगी ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, बस केवल इतनी चीज फोकस करो, तुरंत का तुरंत 1-2 दिन में तो भूल नहीं जाओगे। तो आप आराम से इसको याद रखना। और दूसरी चीज रिमेंबर क्या करना है, राइट बोथ इक्वेशन फॉर 1 मार्क्स। अगर 2 नंबर दे दिया तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपको क्या करना है, 1 नंबर में ये इक्वेशन लिखनी है। अब एक चीज, अब आप भाई सारे क्वेश्चन यहां तैयार हो गए, अब आप सोचोगे अरे सर कहां जा रहे हैं, अभी इसका रीजन तो बता दीजिए। हमने कहा हम जा ही नहीं रहे अभी, अब जितनी देर रोको हम उतनी देर रुक जाएंगे। बस आप पढ़ो तो नंबर तो लाओ बढ़िया से, बस बाकी कोई मेरा पर्पस नहीं है, जितनी देर कहो उतनी देर हम आपके साथ हैं। हाँ, तो यहां पर होता है आपका कि ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, नॉर्मल फंडा क्या होता है कि जो एसिड एनहाइड्राइड है उनको वाटर में डिसॉल्व करो, आपका सल्फ्यूरिक एसिड मतलब आपका रिस्पेक्टिव एसिड मिल जाएगा। लेकिन सल्फर ट्राइऑक्साइड इज नॉट डायरेक्टली डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड, व्हाई? तो ये यहां पर पूरा एक डिटेल में क्वेश्चन आता है जो थोड़ा सा लंबा स्टेटमेंट होता है, आप घबराना मत, इसीलिए हम उस क्वेश्चन को पूरा ऐसे करके लिख दे रहे हैं। और हाँ बेटा एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन जब ये वाला पूछा जाए रीजनिंग वाला तो इक्वेशन मत लिखना, टाइम वेस्ट होता है फालतू में। यहां पे आपका जो गिव रीजन है वो क्या है कि सल्फर ट्राइऑक्साइड, हम इसको उसमें लिख रहे हैं सिंबल में, इज एन एसिड anhydride of sulfuric acid, but sulfuric acid is not obtained by directly dissolving it in water। तो यहां पे आपका आंसर क्या होगा कि when sulfur trioxide directly dissolves in water। अब आपको ध्यान रखना है यहां पर ध्यान क्या रखना है, आप कैपिटल से नहीं लिखना, हमको आपको ध्यान रखाना, इसलिए हम यहां लिख दे रहे हैं कि dense fog particles of sulfuric acid formed, which are difficult to condense। तो ये आपने देखा कि ये क्वेश्चन आता है रीजनिंग वाला। इंडिविजुअल रीजनिंग वाले में इसका जो है आपका कभी कभी वो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन से रिलेटेड भी पूछ लेते हैं।
तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने आपके लिए निकाले कि यहां से आपका आता है। अब इस पर एक क्वेश्चन और आया। क्वेश्चन क्या था? सेम यही चीज दे रखी थी कि सल्फर ट्राइऑक्साइड ब्ला 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 ब्ला, बट इंस्टेड मतलब सल्फर ट्राइऑक्साइड is not dissolved in water directly, instead two step reactions is required. Write the two step reaction आपने लिख दिया। Name the compound form in first step आपने ये लिख दिया। Write a chemical name आपने ये लिख दिया। Give reason आपने ये लिख दिया। तो एक क्वेश्चन ये था इस पर बेस। तो उम्मीद है आप एग्जाम के टाइम में आपका थोड़ा बहुत तो फायदा हुआ होगा। अगर हुआ है तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और नेक्स्ट वीडियो का वेट करो। बहुत जल्द ऐसी ही यूजफुल इंफॉर्मेशन के साथ यानी कि लैब प्रिपरेशन लेके आएंगे आपके सामने, चारों लैब प्रिपरेशन इन वन शॉट। टिल देन बाय बाय।